हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ते हैं हम क्लास 11th में क्लास 12th में सेकंड यूनिट में साझेदारी। तो जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था साझेदारी सरलेख क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, तो आज हम उन्हीं बातों में यानी जो जो चीज़ें साझेदारी सरलेख में होती हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साझेदारी सरलेख में फर्म का नाम लिखा जाता है। तो जो फर्म का नाम होता है यानी आप अपना जो व्यापार है वो किस नाम से चालू करेंगे, या साझेदारी फर्म का कोई भी नाम रखा जा सकता है, यानी किस नाम से चालू करना है, क्या नाम रखना है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन जो हम अपनी फर्म का नाम, अपने व्यापार का नाम रखेंगे वो पहले से रजिस्टर्ड ना हो, पहले से पंजीकृत ना हो, और ऐसा नाम का हमें चुनाव करना है। यानी जब हम अपने फर्म का नाम रखते हैं या फर्म का नाम चुनते हैं तो हमें ऐसे नाम का चुनाव करना चाहिए जिससे ये प्रतीत ना हो, ऐसा ना लगे कि ये कोई सरकार का उपक्रम है या सरकारी उपक्रम है या सरकार का कोई व्यापार है या सरकार से संबंधित कोई व्यापार हम कर रहे हैं। दूसरा होता है इसमें फर्म का पता। तो साझेदारी सरलेख के अंदर हमें फर्म का पता लिखना होता है जहाँ से वह अपना व्यापार व कारोबार करेगा, और फर्म का नाम पंजीयन कराने पर फर्म का पता भी पंजीकृत होता है। यानी जैसे ही हम अपने फर्म का नाम का पंजीयन कराएंगे वैसे ही फर्म का पता भी हमें पंजीकृत कराना होगा। अगला है व्यापार का क्षेत्र। तो फर्म का व्यापार के क्षेत्र के बारे में भी इसमें जानकारी दी जाती है कि फर्म का जो व्यापार क्षेत्र है वो कैसा होगा, स्थानीय स्तर पर होगा या प्रादेशिक स्तर पर होगा या राष्ट्रीय स्तर पर होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अर्थात यानी स्थान एक क्षेत्र विशेष में होगा, प्रदेश एक प्रदेश के अंदर होगा। जैसे अगर हम ग्वालियर की बात करें तो जो हमारा व्यापार है वो केवल ग्वालियर में व्यापार करेगा या पूरे मध्य प्रदेश में व्यापार करेगा या पूरे भारत में व्यापार करेगा या पूरे विश्व में व्यापार करेगा। तो इस तरह से हमें उसके क्षेत्र की जानकारी भी इसके अंदर देनी होती है। फिर है नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं, यानी साझेदारी सरलेख में पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि हमें अपने फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, उसके लिए क्या क्या नियम होंगे, ये सारी जानकारी उसके अंदर दी जाएगी। और साथ ही साथ उसमें यह भी पहले से निश्चित किया जाता है कि जो साझेदार फर्म के अंदर प्रवेश करेगा या नए साझेदार को जब हम अपने फर्म में प्रवेश देंगे तो उससे पूंजी कितनी मंगाएंगे, उसको लाभ में कितना हिस्सा देंगे, उससे क्या कार्य कराना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से लिखी जाती हैं। फिर है साझेदारों की पूंजी। तो जब साझेदारी सरलेख तैयार किया जाता है तो उसमें ये भी चीज़ दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है या उसमें रिकॉर्ड की जाती है, लिखी जाती है कि फर्म में जितने साझेदार हैं वे कितनी कितनी पूंजी लाएंगे और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। फिर है फर्म का व्यवसाय, यानी फर्म जो है वो किस तरह का व्यवसाय करेगी, उत्पादन कार्य करेगी, फुटकर का काम करेगी या थोक व्यापार में होगी या वितरण का कार्य करेगी। यानी जो फर्म का व्यापार है वो किस तरह का होगा उसके बारे में भी हमें साझेदारी सरलेख में उल्लेख करना पड़ता है कि हमारी जो फर्म है, हमारा जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, उत्पादन से संबंधित होगा, या होलसेल से रिलेटेड होगा, थोक व्यापार से संबंधित होगा, या फुटकर व्यापार से संबंधित होगा। तो इस तरह की जानकारी ये सभी उसमें दी जाती हैं। फिर है फर्म की अवधि कि जो व्यापार है वो कितने समय चलाएगा, फर्म की अवधि क्या होगी, यदि किसी कार्य के समाप्त होने पर उस फर्म को बंद कर दिया जाएगा अथवा अवधि ऐच्छिक होगी तथा फर्म को समाप्त करने का क्या ढंग होगा, या अवधि अनिश्चित होगी। यानी जो फर्म की अवधि है कि व्यापार जो किया जा रहा है वो कितने समय के, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए किया जा रहा है, निश्चित समय के लिए किया जा रहा है या अनिश्चित समय के लिए होगी। तो इस तरह से फर्म की अवधि के बारे में भी उसमें जानकारी दी जाती है। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर आपके कई सारे बिंदु हैं जो इसके अंदर लिखे जाते हैं, जिनमें पूंजी पर ब्याज। तो इसी तरह से कि फर्म साझेदारी सरलेख बनाते समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि पूंजी पर ब्याज दे होगा या नहीं होगा, देना होगा या नहीं होगा, अगर देना है तो क्या रेट से दिया जाएगा। तो
तो ये इस तरह की छोटी छोटी समस्त बातों को इसमें लिखा जाता है। इसी क्रम में बात करेंगे तो लाभ हानि का वितरण। तो जो लाभ हानि है वो किस तरह से बांटी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए 3 तरह के अनुपात होते हैं जिनमें हम लाभ हानि का विभाजन कर सकते हैं। तो उसमें से किस अनुपात को हमें चुनना है, वो अनुपात होते हैं दिया गया अनुपात, यानी आपस में हमने मिलकर तय किया कि हमें किस अनुपात में बांटना है, या पूंजी के अनुपात में बांटना है, या समान अनुपात में बांटना है। तो ये सारी चीज़ें पूर्व में ही निश्चित करके साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। तो सो गाइस, आपको अब ये साझेदारी संलेख और उसमें लिखी जाने वाली बातें समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।